Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 21st of June 2022, Tuesday. Leaders never use the word failure, they look upon setbacks as learning experiences. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे, तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इंडिया इज स्टेयरिंग एट ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम गवर्नमेंट। मंडे को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया में टू डेफिसिट प्रॉब्लम के रिकरेंस की या री इमर्जेंस की बात कही। एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडिया शुड बी कॉशर्ड अबाउट द री इमर्जेंस ऑफ द ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम किस लिए? विद द हायर कमोडिटी प्राइसेस, जिस तरीके से कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, इंटरमीडिएट गुड्स हो, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो, क्रूड ऑयल हो, that all are leading the inflation. Apart from it, rising subsidy burden because of the inflation and in order to support the economy. So all these factors are leading an increase in both the types of deficit. That is why it is called as twin deficit. Which both the types of deficit? Fiscal deficit and current account deficit, that is CAD. और ऐसा पहली बार हो रहा है इस करंट फिजिकल ईयर में कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सप्लिसिटली फिजिकल स्लिपेज या फिजिकल क्राइसिस के बारे में बात कर रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडियन इकोनॉमी में दोबारा से ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम आ सकती है। दोबारा से मतलब री इमर्जेंस, इट मीन्स इससे पहले भी इंडियन इकोनॉमी जो है वो ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम फेस कर चुकी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये ट्विन डेफिसिट, इट मीन्स फिजिकल डेफिसिट और कैड, एक साथ इससे पहले इकोनॉमी में कब इनकाउंटर हुआ था। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी लेटेस्ट मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में बोला है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के फिनेंसेस इम्पैक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का रिवेन्यू इम्पैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ सब्सिडीज एज वेल एज द कट्स इन एक्साइज ड्यूटी एंड अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग द अपसाइड रिस्क फॉर बजटेड लेवल ऑफ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसकी वजह से गवर्नमेंट को इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस को, कमोडिटीज़ के प्राइसेस को ईज़ आउट करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं, बहुत सारे टैक्सेस में कट डाउन करना पड़ रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट का रिवेन्यू जो है वो सफ़र कर रहा है और जो अदर स्कीम्स हैं, जो अदर इसेंशियल एरियाज़ है, वहाँ पर एक्सपेंडिचर करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। दैट विल इंक्रीज द फिजिकल डेफिसिट फॉर द गवर्नमेंट, and increase in the fiscal deficit may cause the current account deficit to widen, and that compounding the effect of costlier imports and weaken the value of Indian rupee, जो हम पिछले कई महीनों से कंटिन्यूसली देख रहे हैं। और इस सब की वजह से फिर से जो एक्सटर्नल इम्बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो इम्पैक्ट करेगा। रिस्क जो है इकोनॉमी में वो ज़्यादा इंक्रीज होगा एंड दैट में फर्दर लीड्स टू वाइडर डेफिसिट एंड वीकर इंडियन करेंसी। तो ये कि जो विशियस साइकिल है ये चलती जाएगी। फिजिकल डेफिसिट में लीड्स टू कैड विल अगेन लीड्स टू वीकर इंडियन करेंसी एंड एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस दैट में अगेन लीड्स टू कैड। ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इकोनॉमिक रिव्यू जो मंथली पब्लिश होती है रिपोर्ट में उसमें एक्नॉलेज किया है। अब यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहला फिजिकल डेफिसिट, दूसरा करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस एंड वीकर करेंसी। आई होप दैट मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग अबाउट ऑल दीज टर्म्स, क्योंकि रेगुलर एनालिसिस में हम इन टर्म्स को डिस्कस करते रहते हैं। कुछ टर्म्स को 2-3 लाइन में समझ लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। जो बेसिकली गवर्नमेंट जिसकी बात कर रही है, दो डेफिसिट, ट्विन डेफिसिट जिसको बोल रही है, एक फिजिकल डेफिसिट और एक करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज कैट। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स। कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है और उसको कितना रिसीव हो रहा है फ्रॉम डिफरेंट टैक्सेस, इसके डिफरेंस को हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। सो फिजिकल डेफिसिट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते, बोरोइंग्स अभी करते हैं जब फिजिकल डेफिसिट होता है। सो फिजिकल डेफिसिट अकर्स व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ द government
exceeded or increases the revenue generated. It means गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा कर रही है और गवर्नमेंट के पास जो इनकम है वो कम है. अब खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बोरोइंग्स पर जाएगी. तो उससे क्या होता है? गवर्नमेंट का डेट इंक्रीज होता है. However, deficit does not mean always debt, which is an addition of annual deficit. And this fiscal deficit is one of the very important indicator of how well the government is managing the finances. Now, the next term, that is CAD, current account deficit. So basically, current account deficit occurs when the total value of the goods and services a country import exceed the total value of goods and services it export. इट मीन्स हमारा जो इम्पोर्ट है, जो हमारे इम्पोर्ट बिल्स हैं, वो ज़्यादा हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के रिवेन्यू जनरेशन से. तो उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट. और जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बीइंग अ इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, इंडिया को अपने के इम्पोर्ट बिल भी बढ़ रहे हैं. कंटिन्यूसली अगर न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया ने हाईएस्ट जंप अचीव किया है इम्पोर्ट्स में. हालांकि एक्सपोर्ट में भी उसी पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है, बट द क्वांटम ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट इज मोर देन द एक्सपोर्ट. और इसी वजह से इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कैड है, वो कंटिन्यूसली ब्रॉडन हो रहा है. और इन्हीं दोनों डेफिसिट को इकोनॉमी में हम ट्विन डेफिसिट के नाम से जानते हैं. बेसिकली फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द इंटरनल बैलेंसेस, कैड इंडिकेट्स द एक्सटर्नल बैलेंसेस और इम्बैलेंसेस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट. और अगर दोनों ही केस में इंडियन इकोनॉमी जो डेफिसिट की सिचुएशन में आती है, तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है. उसमें रिस्क इंक्रीज होता है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो कम इन्वेस्ट करते हैं. और जैसा कि हमें रिसेंटली दिख भी रहा है कि बहुत ज़्यादा FPI और FII सेलिंग देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली जो इंडियन रुपी है वो वीकन हो रहा है. और अगर इंडियन रुपी वीकन हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो वो फिर से हमारे इम्पोर्ट बिल बढ़ाएगा. कैसे बढ़ाएगा? क्योंकि हमें अब ज़्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस डेज. तो वो हमारे फर्दर इंपोर्ट बिल इंक्रीज करेंगे और इस तरीके से ये विशियस साइकिल चलती रहती है. और इसी को लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में बोला है कि इंडियन इकोनॉमी इज एट द वर्ज ऑफ फेसिंग द ट्विन डेफिसिट चैलेंज वंस अगेन. और इसीलिए गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर ने गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन दी है कि जितने भी नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, बेसिकली जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको मैनेज किया जाए. केवल क्रिटिकल सेक्टर में ही उनको लगाया जाए या पैसा लगाया जाए. आप यहाँ बोल रहे हैं सीधे फॉर्म में गवर्नमेंट ने बोला है कि प्रायोरिटाइज करिए अपने एक्सपेंडिचर को. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है गवर्नमेंट को, इन ऑर्डर टू अवॉइड द फर्दर फिजिकल स्लिपेज. इसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी भी इस समय इंडियन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा बर्डन बन करके सामने आई. उसको भी रैशनलाइज करने की बात करी, क्योंकि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहे हैं. और गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी एलोकेट करी थी बजट के टाइम में, उससे कई टाइम्स ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट को एक्चुअली प्रोवाइड करनी पड़ रही है. एंड दैट में डेफिनेटली लीडिंग टू द मोर फिजिकल डेफिसिट एज इट वाज एंटिसिपेटेड. इसी तरीके से PM गरीब कल्याण अन्न योजना में भी एलोकेशन बढ़ गए हैं. उसका भी एक्सटेंशन सितंबर तक कर गया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहे हैं. एक्साइज ड्यूटी में भी कट किया है पेट्रोल और डीजल की, हमने कवर किया था इस न्यूज़ को. इसकी वजह से भी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो इंक्रीज हो गए हैं. इस तरह से गैस सिलेंडर पर भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सब्सिडी इंक्रीज करने की अनाउंसमेंट करी है. सो ऑल दी सब्सिडी टैक्स कट्स are leading to widen the fiscal deficit. और अगर यही सिचुएशन लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रही और इंडिया में दोबारा से ये ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम आती है, तो इंडिया में गो इनटू द स्टैगफ्लेशन सिचुएशन. हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहीं ना कहीं ये एक्नॉलेज किया कि इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्री, इंडिया में स्टैगफ्लेशन का जो रिस्क है वो लो है, ओनिंग टू इट्स प्रूडेंट स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़. और सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है इंडिया में डिमांड. इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती, इसलिए इंडिया में स्टैगफ्लेशन का रिस्क जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके कंपैरिजन में लो है. सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड नेट फिस्कल डेफिसिट. जल्दी से बता देते हैं दो टर्म्स क्या होते हैं. बेसिकली ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज़ द एक्सेस ऑफ total expenditure including the loans net recovery
over the revenue receipts, that including the external grants as well and non-debt capital receipts. So gross deficit is the excess of total expenditure including the loans net recovery over the revenue receipts, non-debt capital receipts, whereas the net fiscal deficit is the gross fiscal deficit less net lending of central government. So net lending जो है उसको माइनस कर देते हैं gross fiscal deficit से, then we will get the net fiscal deficit. This is the simplest explanation that I can give within this limited time period, and this is the graphical representation of CAT in terms of GDP और GDP के परसेंटेज में किस तरीके से कैट 2013 से लेकर के 2022 तक फ्लैक्चुएट कर रहा है। हालांकि पैंडेमिक के ड्यूरेशन में इंडिया ने सरप्लस भी एक्सपीरियंस किया था, बट लेटर ऑन एज द इकोनॉमी स्टार्ट रिकवरिंग इंडिया में कैट जो है वो भी इंक्रीज होने लगा। तो इसी को लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन इकोनॉमी या गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है, कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। FinMin to PSBs expedite NPA resolution, focus on क्रेडिट ग्रोथ। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो PSBs जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उनको भी डायरेक्शन दिए हैं मंडे को कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे शुड ट्राई टू वर्क ऑन देयर क्रेडिट ग्रोथ एज वेल एज ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पर काम करने को बोला, जैसे कि असेट क्वालिटी, फाइनेंसेस, रिकवरीज फ्रॉम द बैड लोन्स। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या इवन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, स्टेट ओन लेंडर्स हैं, उनको क्लियरली डायरेक्शन दिया है कि आप अपने NPAs को अब रेजोल्यूशन की तरफ ले जाओ, जिसके लिए एक NARCL भी बनाई गई है, हम सभी को पता है। तो बैंक्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं दैट दे शुड एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ NPA रेजोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। आई होप दैट मेनी ऑफ यू माइट बी नोइंग व्हाट इज NPA। ऐसा लोन बैंक्स का जिसपे 90 डेज़ के अंदर ये 90 डेज़ तक ना ही उस पर उसकी प्रिंसिपल और ना ही उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुई है, तो ऐसे लोन्स को हम जनरली NPA की कैटेगरी में मानते हैं। तो एक मीटिंग कंडक्ट हुई जहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको बोला गया कि जो आपके 100 करोड़ के जो NPAs हैं अप्रॉक्सीमेटली उनको टारगेट करिए, जल्दी से जल्दी उनका रेजोल्यूशन करिए, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करिए, अपनी असेट क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करिए। क्योंकि जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन या ट्विन इम्बैलेंसेस या ट्विन डेफिसिट की तरफ इंक्रीज हो रही है, बैंक्स का रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए और स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन को टैकल करने के लिए। और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कल मंडे को एक मीटिंग कॉल करी जहां पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स को बोला गया कि जो भी आउटरीच प्रोग्राम, क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम PSBs ने किए हैं अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव लास्ट वीक, उसके अंदर कितनी रिकवरीज हुई, कितने लोन सेंक्शन हुए, सारी कंडीशन को रिव्यू किया। ग्रोथ इन लेंडिंग बाय PSBs हैज़ इम्प्रूव टू 7.8% इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम 3.6% a year ago because of the pandemic। lending rate बहुत ज़्यादा जो बैंक्स के थे वो इम्पैक्ट हुए थे, केवल और केवल जो रिटेल लोन्स थे उसमें थोड़ा सा रिकवरी लास्ट ईयर देखने को मिली थी। तो लास्ट ईयर मार्च के महीने में 3.6% का लेंडिंग रेट था, जो कि इस बार मार्च में इंक्रीज होकर के 7.8 हो गया है। किसी भी इकोनॉमी में अगर बैंक्स का लेंडिंग रेट डिक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन होता है कि उस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, उस इकोनॉमी में डिमांड कम है, और इसीलिए बैंक्स में जो लेंडिंग है, जो बैंक्स लोन डिसबर्समेंट नहीं कर रहे, बैंक्स में लेंडिंग नहीं हो रही, तो इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने PSBs को बोला है कि अपना लेंडिंग रेट इंक्रीज करिए, उसके लिए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम्स बनाइए, डिफरेंट क्रिएटिव प्रोग्राम्स, स्कीम्स लॉन्च करिए जिससे कि आपका लेंडिंग रेट बढ़े, असेट क्वालिटी इंप्रूव हो, परफॉर्मेंस बढ़े, और NPA को भी टारगेट करिए। तो उस मीटिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो कैपिटल रेजिंग प्लान्स हैं, क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, जितने भी एफर्ट्स हैं इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स को लेकर के, उन सारे प्रोग्राम्स को कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिव्यू किया। सो आफ्टर द लॉन्च ऑफ ईज 5.0 और 5.0 रिफॉर्म एजेंडा अर्लियर दिस मंथ, बैंक्स वर आस्क्ड टू शेयर द प्रोग्रेस report on preparing a 3 years bank specific strategic roadmap। तो ये आप याद रखेंगे, ease 5.0 रिफॉर्म वॉज रिलेटेड विद द बैंक्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन।
इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में भी सारा रिव्यू किया। तो ईज 5.0, बैंक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक रोड मैप, क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, ऑफ बजट बोरोइंग, कैपिटल रेजिंग प्लान, इम्प्रूव इन्वेस्टर रिलेशन, इन सारे एस्पेक्ट्स पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट ओन्ड बैंक्स को रिव्यू किया और उन्हें प्रॉपर रिकमेंडेशन और सजेशंस और डायरेक्शंस दिए हैं कि वो इन सारे एरियाज में वर्क करे, बिकॉज अपकमिंग टाइम में बी मोर क्रिटिकल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। बॉन्ड यील्ड्स फॉल, रूपी गेन्स एज ईजिंग क्रूड बॉयर्स मार्केट। सो मंडे को 10 ईयर्स के जो बेंचमार्क पेपर्स हैं, 10 ईयर्स के जो बॉन्ड्स हैं, जी सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी यील्ड में 10 बेसिस पॉइंट का फॉल देखने को मिला, जिसकी वजह से मंडे को जो गवर्नमेंट बॉन्ड पेपर्स हैं उनमें सर्ज देखने को मिला एंड द जंप केम एज अ शार्प डिक्लाइन इन अ ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ईजेस। तो उसका सीधा रीज़न, जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा सा ईज आउट देखने को मिला, उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उनका जो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और ट्रेजरी को लेकर के जो भी कंसर्न थे, जो भी वरीज थी, वो थोड़ी सी ईज आउट हुई या थोड़ी सी डाउन साइड हुई, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे गवर्नमेंट के बॉन्ड प्राइसेस पर और बॉन्ड मार्केट पर देखने को मिला। जो 10 साल के गवर्नमेंट के बॉन्ड पेपर्स हैं उनकी यील्ड 10 बीपीएस तक फॉल हुई और इसी क्रूड ऑयल के प्राइस में थोड़ी सी सॉफ्टनिंग की वजह से डोमेस्टिक करेंसी इंडियन रुपी में भी थोड़ा सा गेन देखने को मिला आफ्टर सेटलिंग अ रिकॉर्ड क्लोजिंग लो ऑन फ्राइडे। जैसे कि हम सभी जानते हैं 78.07 के मार्क तक इंडियन रुपी पहुंच गया था फ्राइडे को और मंडे को क्रूड ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा सा कमी देखने को मिली, थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो भी सर्ज हुए विद द डिक्रीज yield rate. Apart from it, there is a stability or strengthening of Indian currency after a historic low on Friday. और अगर ईल्ड को देखें 10 ईयर्स बेंचमार्क पेपर्स को की अगर ईल्ड को देखें तो इट वाज 6.54% ऑन 2032 पेपर, नोज डाइव बाई 10 BPS क्लोज टू 7.44% और 9.90%. एंड आई होप दैट मैनी ऑफ यू माइट बी नोइंग, दोज हु आर अवेयर अबाउट द बॉन्ड मार्केट, उनको पता होगा कि जो बॉन्ड प्राइसेस हैं और यील्ड जो है वो इन्वर्सली मूव करते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, इन्वर्सल रिलेशनशिप होता है। अ डिक्लाइन ऑफ 1 BPS ऑन 10 ईयर्स बॉन्ड पेपर कॉरस्पॉन्ड टू राइज ऑफ रफली 7 पैसा ऑन बॉन्ड और इन यील्ड। तो एक जनरल रिलेशन होता है बॉन्ड प्राइसेस में और यील्ड रेट में, इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। और अगर इंडियन रुपी को देखें तो इंडियन रुपी 77.98 पर क्लोज था, जो कि फ्राइडे को 78.07 था, हमने डिस्कस भी किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल में के प्राइस में थोड़ा सा अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी में कितना ज़्यादा विजिबल हो रहा है। तो दिस इंडिकेट्स द डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया एज अ इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी ऑन द एक्सटर्नल मार्केट। और इसी को लेकर के जो पहले वाली न्यूज़ है जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉशन किया है कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते रहे तो इंडिया में फेस दिस कैट एज वेल एज द FD2 डेफिसिट और ट्विन डेफिसिट सिचुएशन वंस अगेन। तो WTO futures plumb at 9% in case of Brent crude oil, and this comes as a concern over the global slowdown in economic growth eroded the demand. और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रूड ऑयल के ही प्राइसेस जो हैं वो फॉल किए हैं, कुछ कमोडिटीज़ को अगर देखें तो उसमें भी डिसफ्लेशन देखने को मिली है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिकॉज ऑफ द फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस एज वेल एज जनरली अ ट्रेंड ऑफ डिसइन्फ्लेशन इन सम कमोडिटी प्राइसेस, दिस stability in INR and this surge in 10 years bond paper has been seen. तो ये है गवर्नमेंट के इंडिया के 10 ईयर के जो बॉन्ड है उनका यील्ड रेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन रुपी स्पॉट वैल्यू। फ्राइडे को इट वॉज 78.08, नाउ इट हैज़ बीन क्लोज्ड अप टू 77.98 INR पर USD. सो दिस इज द इन्वर्टेड स्केल ग्राफ। आप इसको जनरली जो हम एक इस तरह की ग्राफ देखते हैं उसके ये इन्वर्टेड अपोजिट ग्राफ है।
एंड दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 10 ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड, जो कि यहाँ तक इंक्रीज होकर के फाइनली अब 7.43 तक पहुँच गई। जून 17 को इट वॉज 7.54। तो थोड़ा सा ईज आउट दोनों के ही केस में देखने को मिला, एंड इट इज़ अ गुड इंडिकेशन, एटलीस्ट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट इज़ अ गुड इंडिकेशन फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब देख लेते हैं आरबीआई के प्रोजेक्शन क्या है। यही सेम न्यूज़ जो कि इकोनॉमी और एफपीआई आउटफ्लो से रिलेटेड है, हम इसी पर्टिकुलर कॉलम में कवर करेंगे। एडवर्स ग्लोबल इवेंट मे लीड टू $100 बिलियन एफपीआई आउटफ्लोज, आरबीआई पेपर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस में इंक्रीज़ हुआ है, इन्फ्लेशन, जो डिसरप्शन देखने को मिला है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जिस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है और जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमीज़ इम्पैक्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं कि ये सिनेरियो सिर्फ इंडिया के ही साथ है, अदर ग्लोबल इकोनॉमीज़ जो है उनमें भी सेम इस समय सिचुएशन चल रही है विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन। उसके बाद से जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन सब ने पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन और पॉलिसी टाइटनिंग का डिसीजन लिया है। मेजरली यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए थे, पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन या पॉलिसी टाइटनिंग पर गया था इन ऑर्डर टू कंट्रोल द 40 ईयर्स हाई इन्फ्लेशन। और इसके बाद से जैसे ही ये स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई थी कि यूएस फेडरल जो है वो इंटरेस्ट रेट हाई करने जा रहा है, उसके इमीडिएटली बाद से इंडिया में हाईएस्ट एफपीआई सेलिंग देखने को मिला, और तब से लेकर के अब तक जो एफपीआई सेलिंग है वो कंटिन्यू है। और इसी को लेकर के आरबीआई ने एक पेपर पब्लिश किया है, रिपोर्ट पब्लिश करी है, और आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पर्टिकुलरली इक्विटीज हैव विटनेस्ड द hefty foreign investment outflow in the past 8 months because of the increase of interest rate and a surge in global commodity prices sought by the Ukraine crisis। हालांकि पैंडमिक के ड्यूरेशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफपीआई आउटफ्लो देखने को मिला था, बट यूक्रेन वॉर की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो ये आउटफ्लो है ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। सो रिसेंटली आरबीआई के एक पेपर में कुछ डेटा पब्लिश किया गया और उस डेटा के अकॉर्डिंग ओनली 5% चांस ऑफ पोर्टफोलियो आउटफ्लो फ्रॉम इंडिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3.2% जीडीपी और 100 billion in a year in response to COVID type contraction in GDP growth। तो बेसिकली इस पेपर में कहा गया कि कोविड की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन देखा गया था जीडीपी ग्रोथ में, उससे अप्रॉक्सीमेटली जो एफपीआई आउटफ्लो देखने को मिला उससे कई गुना ज़्यादा एफपीआई आउटफ्लो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस पेपर से बहुत सारे अदर इंडिकेटर्स की भी बात हुई, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व की बात करी जाए, इम्पोर्ट्स की बात करी जाए, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन की बात करी जाए। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल न्यूज़ जहाँ पर आरबीआई के एक स्टाफ ने पेपर पब्लिश किया है और वहाँ पर ये प्रोजेक्शन भी किए हैं कि अपकमिंग टाइम में अगर यही जो एडवर्स ग्लोबल इवेंट है या कंटिन्यू रहते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में सी अ लार्जर FPI outflow। I hope that many of you might be knowing what are these FPIs, that is foreign portfolio investors। अब देख लेते हैं some other news clips। India INC bullish on अग्निपथ, was to hire soldiers in 4 years। तो यहाँ पर दो न्यूज़ दी हुई हैं अग्निपथ से को लेकर के, जो प्रोटेस्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री चल रहा है उसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो उसी को लेकर के दो न्यूज़ यहाँ पर हम एक साथ ही कवर करेंगे। पहला, जहाँ पर इंडियन कंपनीज़ ने बोला है कि वो जो अग्निवीर, जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो अग्निवीर होंगे जो 4 साल तक इंडियन डिफेंस सर्विसेज को सर्व करेंगे उनको हायर करेंगे। इसके अलावा क्या जो करंट सिनेरियो है एक्स सर्विसमैन का इन ऑर्डर टू गेट द जॉब इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, उसको लेकर के थोड़ा सा डेटा है। सो कॉर्पोरेट इंडिया हैज़ गॉन all out of support to the government for what? On Agnipath scheme which triggered a mass agitation all across the country। तो यहाँ पर जो कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने या हम बोले जो टॉप बिजनेस लीडर्स हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो अग्निवीर जो सोल्जर्स होंगे जो 4 साल की ड्यूटी करके आएंगे अंडर दिस पर्टिकुलर अग्निपथ स्कीम, उनको प्रेफरेंस देंगे रिक्रूटमेंट में। वंस दे रिटायर फ्रॉम द एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज इन 4 ईयर देन दे विल बी गिवन प्रेफरेंसेस इनटू दीज कॉरपोरेट्स। और इसी को गवर्नमेंट ट्विटर पे सपोर्ट करते हुए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ट्वीट भी किया कि जो टॉप इंडस्ट्री लीडर्स हैं दे आर हेलिंग द गवर्नमेंट पाथ ब्रेकिंग स्कीम
and the youngsters or the youth need not to be worried on the further employment after the अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम। ये तो रही प्रॉमिस जो कि बड़े बड़े जो टॉप लीडर्स हैं, टाटा सन्स और महिंद्रा ग्रुप, आरपीजी ग्रुप, उन्होंने जो प्रॉमिस किया। इसके अलावा जो अगर करंट सिनेरियो देखें, जो एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन जो कि डिफेंस सर्विसेज से शॉर्ट टर्म्स में रिटायर हो जाते हैं 40 साल के बाद, और 45 साल की एज पे जो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन में जाते हैं, और रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए स्पेशल कोटा होता है। तो उसी को लेकर के डेटा प्रेजेंट किया। इवन एज द यूनियन मिनिस्ट्री अलाई मिस गिविंग ओवर अग्निपथ, फिगर्स शोज अ मेयर्स दैट इज ओनली 2.4% of ex-servicemen who applied for a government job could get one at the center, and the state have unable to recruit against the reserve quotas। तो इवन जो कोटा रिजर्व हैं सेंटर और स्टेट में उन एक्स सर्विसमैन के लिए जो कि डिफेंस सर्विसेज से 40 या 45 की एज में रिटायर हो रहे हैं आफ्टर शॉर्ट सर्विसेज, उनके कोटा को भी जो सेंटर गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो फुलफिल नहीं कर पा रही। तो ये तो दिया हुआ है CPSUs, PSBs, सेंटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो सेंटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें एक्स सर्विसमैन्स का कितना एम्प्लॉयमेंट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड दिस इज़ द स्टेट वाइज सेग्रीगेशन। उत्तर प्रदेश 1.8, बिहार 0.01%, राजस्थान 2.6, पंजाब 1.8 एंड हरियाणा 1.8। तो जो कोटा रिजर्व कोटा है एक्स सर्विसमैन का, वो तक भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट फुल नहीं कर पाने। तो ये अग्निवीर को किस तरीके से अब्जॉर्ब किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि इसको लेकर के गवर्नमेंट और बोर्ड्स का ये कहना है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ स्किल अमंग द एक्स सर्विसमैन, इस वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा। जो ये 2.5% का एवरेज देखने को मिल रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्किल्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ स्किल, जो एक्स सर्विसमैन है वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सिलेक्शन एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। चाहे वो सेंटर गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई इंटेंशनली नहीं कर रहा है कि एक्स सर्विसमैन को एम्प्लॉय ना करें। अब चूंकि उनके लिए कोटा रिजर्व है, अब वो सिलेक्शन टेस्ट अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें फिर गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती, ऐसा राज्यसभा में रिप्लाई दिया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया फोकस्ड फंड में रेस $9.8 billion in CY22. So India, which is turned to be a fastest growing unicorn marketplace, is crowding venture capital fund to help raise further capital. Or according to one database or asset data and intelligence platform, India focused firms are raising approximately $9.8 billion for calendar year. और ये तो सिर्फ इस ईयर के लिए। अगर बात करें 18 इंडिया फोकस जो फंड हैं, दे हैव ऑलरेडी रेज अप्रॉक्सीमेटली $1.74 बिलियन फंड इन इंडिया। और ये डेटा कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि फ़िलहाल के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट या फंड रेजिंग बहुत बड़ा इशू नहीं है। देयर आर वेंचर कैपिटलिस्ट, दोज हु आर रेडी टू फंड द इंडियन स्टार्टअप। और जिस तरीके से इंडिया में फंडिंग हो रही है, स्टार्टअप जो हैं और जो कई सारे वेंचर कैपिटल इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो आगे आने वाले टाइम में फिक्स है कि इंडिया में यूनिकॉर्न्स का जो नंबर है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 21st सेंचुरी इंडिया इज़ फॉर वेल्थ क्रिएटर्स सेज PM। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल बैंगलोर में एक 27K करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन किया, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो 21st सेंचुरी आगे आने वाली सेंचुरी है, जो सेंचुरी चल रही है, दिस सेंचुरी इज़ और दिस टाइम इज़ फॉर द वेल्थ क्रिएटर, फॉर द रिस्क टेकर्स, फॉर दोज हु वांट टू टैप द अपॉर्चुनिटी। और इसी को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने बोला कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन केस ऑफ रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स आर नॉट इनफ। इंटीग्रेशन अमंग ऑल दीज प्रोजेक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि रोड से अगर कोई रेलवे में आना चाहे, रेलवे से अगर पोर्ट में, पोर्ट से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी जो है, इंटीग्रिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव या ईज होनी चाहिए, जिससे कि मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंडिया में इंश्योर हो सके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देते हैं कल बेंगलुरु में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की स्कीम का या किस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन किया।
और उसी को लेकर के जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया, दैट इंडिकेट्स द सिंपली डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन इंडियन इकोनॉमी इज एक्चुअली हेडिंग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लंका ओपन्स IMF टॉक्स बिगिन 2 वीक शटडाउन। तो जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है श्रीलंका में, उसके बाद से कई सारे कंट्रीज़ ने इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया लंका को ऑफर बहुत सारे फाइनेंशियल हेल्प भी ऑफर करी, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग एनी इफेक्टिव रेजोल्यूशन। तो अब फाइनली श्रीलंका ने IMF से, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है फॉर ग्रांट। और जिस तरीके से प्रोटेस्ट और डिसएग्रीमेंट पॉपअप हो रहा था श्रीलंका में, उसको देखते हुए फिलहाल के लिए 2 दिन का शटडाउन अनाउंस 2 वीक का शटडाउन अनाउंस किया है। सो श्रीलंका हैज़ क्लोज द स्कूल्स, halted the non-essential government services on Monday, simply to conserve the fast depleting fuel reserves and to ensure the peaceful talks with the IMF। तो IMF से नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका है। प्रॉबेबली अब IMF और श्रीलंका के बीच में कोई डील हो जिसमें IMF एक बहुत बड़ा लोन का अमाउंट श्रीलंका को ग्रांट कर सकता है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन और फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ श्रीलंका। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write in comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.